बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिस्कस किया था। हम ये एक किडनी का स्ट्रक्चर ड्रा किया गया है और किडनी के अंदर जो डार्कर पोर्शन है वो मेड्यूला का पोर्शन है और आउटर पोर्शन जो है वो कॉर्टेक्स रीजन है। तो कॉर्टेक्स और मेड्यूला के दरमियान मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं और ये नेफ्रॉन जो है वो हमारे किडनी का फंक्शनल यूनिट होते हैं, यानी कि ये नेफ्रॉन्स हमारे ब्लड के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट को फ़िल्टर कर देते हैं इस नेफ्रॉन्स के अंदर, और फिर जो है वो इस नेफ्रॉन के ज़रिए यूरिन बनता है और यूरिन जो है वो कलेक्टिंग डक्ट के ज़रिए हमारी बॉडी से रिमूव हो जाता है एक्सक्रीशन के प्रोसेस के ज़रिए। आज हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद नेफ्रॉन का फंक्शन डिस्कस करेंगे। हमारी किडनी जो है वो एक्सक्रीशन का भी फंक्शन परफॉर्म करती है और ऑस्मो रेगुलेशन का भी फंक्शन परफॉर्म करती है, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर साल्ट और वाटर की मेंटेनेंस भी किडनी के ज़रिए से ही होती है हमारे ब्लड के अंदर। और इसके अलावा हमारे ब्लड के अंदर जो पीएच लेवल है और जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो भी मेंटेन रखा जाता है हमारे किडनी के ज़रिए। किडनी के दो पोर्शन हैं, एक रीनल कॉर्पसल जो है वो बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस पर डिपेंड करता है। बोमेन कैप्सूल जो है वो बोमेन साइंटिस्ट का नाम था जिसने इसे डिस्कवर किया था, तो उसके नाम से ये बोमेन कैप्सूल रखा गया है। और बोमेन कैप्सूल के अंदर ब्लड कैपिलरीज होंगी जिनको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, यानी कि बॉल ऑफ थ्रेड्स जिसका मतलब होता है। जो सेकंड पार्ट है नेफ्रॉन का वो होगा रीनल ट्यूब्यूल के अंदर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल होगा, जो कि यही बोमेन कैप्सूल जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कन्वर्ट होगा, यानी कि प्रॉक्सिमल यानी कि करीब है ये ट्यूब्यूल। और ये ट्यूब्यूल जो है वो डिसेंड करेगा रीनल मेड्यूला में, जो कि डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले कहलाएगा। ये जो ब्लैकिश पार्ट है ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडले है, और जो ये असेंड करेगा, ये ऊपर की तरफ जब जाएगा तो इसे हम असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले कहेंगे। ये जो ब्लैकिश कलर आपको नज़र आ रहा है, और इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी डिस्टेंस पर है इस वजह से इनको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। और ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन की फॉर्मेशन हो जाएगी यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो दूसरे नेफ्रॉन के साथ भी कनेक्टेड होते हैं यहाँ वाले पोर्शन से, और यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट से जो है वो यूरिन हमारे बॉडी से एक्सक्रीटरी सिस्टम के ज़रिए रिमूव हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर था नेफ्रॉन का। अब फंक्शन की तरफ आते हैं। नेफ्रॉन के अंदर जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इसलिए कहते हैं हम क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टिव कुछ चीज़ें जो है वो फ़िल्टर होंगी और कुछ चीज़ें फ़िल्टर नहीं होंगी। ये ब्लड कैप यहाँ पर जो है वो आर्टरीज़ जो है अब पूरी बॉडी से ब्लड को लेकर आएंगी नेफ्रॉन की तरफ, और ये जो ब्लड है इसके अंदर टॉक्सिक है, इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट है, तो इस ब्लड को फ़िल्टर करना है, इसलिए ये ब्लड जो है वो नेफ्रॉन की तरफ आया है। तो ये आर्टरीज़ हैं और आर्टरीज़ जो है वो आर्ट्रियोल में कन्वर्ट हो रही हैं। ये एफरेंट आर्ट्रियोल हैं जो कि इंटर हो रही हैं बोमेन कैप्सूल के अंदर ग्लोमेरुलस की फॉर्म में, और ग्लोमेरुलस जो है वो यहाँ पर कैपिलरीज़ हैं, ब्लड कैपिलरीज़ जो कि बोमेन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ से ये ब्लड कैपिलरीज़ मूव करेंगी ग्लोमेरुलस के अंदर, और यहाँ से ये ब्लड कैपिलरीज़ मूव आउट हो जाएंगी और ईफ्रंट आर्ट्रियोल के ज़रिए। तो ईफ्रंट आर्ट्रियोल का जो डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा थिन है, बहुत पतला है, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्लोमेरुलस के अंदर एक प्रेशर जनरेट होगा, जिसकी वजह से ब्लड फ़िल्टर होगा बोमेन कैप्सूल के अंदर। तो ब्लड के अंदर जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे आरबीसीज़, प्रोटीन्स, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसीज, ये ग्लोमेरुलस से फ़िल्टर नहीं हो पाएंगे क्योंकि ग्लोमेरुलस के आगे यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन लगी हुई है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो पोरस है, जो कि एक छलनी का काम देगी, और इसके अंदर से सिर्फ छोटे मॉलिक्यूल्स ही मूव आउट करेंगे, यानी कि बोमेन कैप्सूल में जाएंगे, जबकि लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है वो ग्लोमेरुलस में ही रह जाएंगे। तो यहाँ से वाटर, साल्ट, आयंस, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, यूरिया, क्रीटाइन, यूरिक एसिड, ये सब जो हैं वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं, ये यहाँ से इंटर हो गए हैं बोमेन कैप्सूल के अंदर, जबकि आरबीसीज, प्रोटीन्स, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसीज जो हैं वो ग्लोमेरुलस में ही रह गए हैं।
अब यहाँ से ये एरो शो हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गई है। वाटर, ग्लूकोज, साल्ट, आइंस, अमीनो एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिटाइन की बोमेन कैप्सूल में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गई है। अब सेकेंड स्टेप क्या है? सेकेंड स्टेप रीनल ट्यूब्यूल में होगा, जो कि सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है। इसे हम सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो चीज़ें यहाँ से एब्जॉर्ब हो गई थी बोमेन कैप्सूल में, अब जो है वो दोबारा से रीअब्जॉर्ब होंगी इस इफ्रंट आर्ट्रियोल में, यानी कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो काम की चीज़ें होंगी वो दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन होगी उनकी। और जो चीज़ें ब्लड को चाहिए वो कौन कौन सी होंगी? ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वाटर, साल्ट्स और आइंस। तो यहाँ पर इस कन्वोल्यूटेड प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल वाले पार्ट से जो है वो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और वाटर और कुछ आइंस की रीएब्जॉर्प्शन होगी इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर। और फिर ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल जो है वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले की तरफ जाएगा, और यहाँ पर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर भी सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होगी। वो किस तरह से होगी? यहाँ पर जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर ज़्यादा है, और बाहर जो टिश्यू फ्लूइड्स हैं, मेड्यूला के जो टिश्यू हैं उनके अंदर जो है वो साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, यानी कि वहाँ पर हाइपरटोनिक कंडीशन होगी। और इस डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो वाटर जो है वो मूव आउट होगा, यानी कि यहाँ पर ऑस्मोसिस के प्रोसेस से वाटर की मूवमेंट होगी इस इंटरस्टिशियम में, यानी कि टिश्यू फ्लूइड में, और फिर टिश्यू फ्लूइड से जो है वो वाटर दोबारा से वेन्यूल्स में जाएंगे। सो यहाँ पर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के अंदर वाटर की मूवमेंट को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर जो हार्मोन्स होते हैं वो एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिनको हम ADH हार्मोन कहते हैं, ये रिलीज़ होते हैं हमारे ब्रेन के पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से, ताकि ये मूवमेंट ऑफ वाटर की मूवमेंट को मेंटेन कर सकें। तो ये हार्मोन्स जो हैं वो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में वाटर की मूवमेंट को मेंटेन करेंगे। तो ये जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये परमिएबल टू वाटर है, जबकि इम्परमिएबल टू सॉल्ट है और परमिएबल टू वाटर है। और यहाँ पर जो डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले की तरफ जाते हैं, जहाँ पर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो है वो परमिएबल टू साल्ट होगा बट इम्परमिएबल टू वाटर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है वो साल्ट की कंसंट्रेशन कम होगी, और इस वजह से साल्ट जो है वो एक्टिवली यहाँ पर एक्टिव प्रोसेस होगा, यानी कि यहाँ पर एनर्जी यूज़ होगा, और यहाँ से साल्ट जो है वो इंटरस्टिशियम में जाएंगे, और फिर इंटरस्टिशियम से दोबारा ब्लड के अंदर रीअब्जॉर्ब होंगे। तो बाहर की जो कंडीशन होगी वो हाइपोटोनिक है, बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जबकि साल्ट की कंसंट्रेशन यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर जो है वो साल्ट मूव करेंगे कहाँ पर? वाटर की तरफ एक्टिव प्रोसेस के ज़रिए, और यहाँ पर साल्ट की मूवमेंट को जो है वो अल्डोस्टेरोन हार्मोन्स मेंटेन करेंगे, और फिर ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से ये ऊपर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के अंदर जाएगा। इसके अंदर जो है इस ट्यूबुल के अंदर जो है वो यूरिन है, यूरिया है, और यूरिया है, क्रिटाइन है, और जितने भी वेस्ट हैं मेटाबॉलिक वो सब के सब इस ट्यूबुल के अंदर हैं, जबकि सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन जो है वो हो चुकी है कंप्लीट। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के बाद जो थर्ड स्टेप है वो ट्यूबुलर सेक्रेशन का है। अब ट्यूबुलर सेक्रेशन के अंदर क्या होगा कि जितना भी ब्लड के अंदर वेस्ट होगा वो अब ट्यूबुल्स के अंदर आएगा। तो पहले क्या था कि इस ट्यूबुल के अंदर से ब्लड में जितने भी यूज़फुल चीज़ें थी वो ब्लड में शामिल हो रही थी, जबकि अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है ट्यूबुलर सेक्रेशन के अंदर क्या होगा कि ये ब्लड के अंदर से, ब्लड कैपिलरीज के अंदर से जितना भी वेस्ट होगा वो आ जाएगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के अंदर, और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के अंदर भी जो है वो ब्लड कैपिलरीज से जितना भी ऐसा टॉक्सिसिटी है और हाइड्रोजन आयंस हैं, पोटेशियम आयंस हैं, अमोनियम है, क्रिटाइन, जितना भी वेस्ट रह गया था ब्लड कैपिलरीज के अंदर, अब वो दोबारा शामिल होगा कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के अंदर। सो कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल यानी कि प्रॉक्सिमल और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के अंदर जो है वो शामिल हो जाएगा ब्लड से जितना भी वेस्ट होगा। और फिर
ये जो ब्लड होगा ये कम्प्लीटली अब जो है वो रिमूव हो चुका है इसके अंदर से जितनी भी वेस्ट थे। और यहाँ पर ये बात याद रहे, जो ट्यूबुलर सेक्रीशन है वो इस वजह से हो रही है ताकि ब्लड का पीएच मेंटेन रह सके और यूरिन का पीएच मेंटेन रह सके। तो पीएच लेवल को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन आयंस को ब्लड से रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन अगर ब्लड में ज़्यादा हो जाएगी तो ब्लड जो है वो ब्लड की पीएच में ज़्यादा हो जाएगी, तो जिसकी वजह से ब्लड जो है वो टॉक्सिक हो सकता है। तो यहाँ पर ब्लड के अंदर से क्रिटाइन है, ड्रग्स हैं, वेस्ट, यूरिया वगैरह जितना भी रह गया था ब्लड कैपिलरीज के अंदर वो दोबारा से डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के अंदर और प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के अंदर जो है वो ट्यूबुलर सेक्रेशन के ज़रिए जाएंगे। और जितना वाटर जो है वो फिर ये जो ट्यूबुल है इसके अंदर यूरिन अब बन चुका है और ब्लड जो है वो कम्प्लीटली फ़िल्टर हो चुका है। और ये ब्लड जो है वो यहाँ से फ़िल्टर होकर जाएगा वेन्यूल के ज़रिए हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि वेन्यूल्स के ज़रिए वेन में, और वेन से वेना कैवा के ज़रिए ये ब्लड के अंदर हार्ट के अंदर जाएगा। जो हार्ट जो है वो उसको पंप करके फिर लंग्स की तरफ भेजेंगे और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड होकर पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा ये वाला ब्लड। और ये ब्लड जो है वो प्योर है, अब इसके अंदर से ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। इसके अंदर जो है वो टॉक्सिसिटी अब ख़त्म हो चुकी है और जितना भी टॉक्सिक वेस्ट है, नाइट्रोजिनस वेस्ट है, यूरिया है, क्रिटाइन है, वो सब के सब इस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के अंदर कलेक्ट होकर कलेक्टिंग डक्ट में जा चुके हैं। और यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में जितना भी वाटर और साल्ट मौजूद होंगे वो दोबारा से हमारे किडनीज़ के अंदर रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे और फिर कंसनट्रेटेड यूरिन जो है वो कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए रीनल पेल्विस की तरफ जाएंगे। रीनल पेल्विस से फिर ये यूरेटर में जाएंगे, यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के ज़रिए हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो लास्ट प्रोसेस जो था वो एक्सक्रीशन का था। होपफुली कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और अगर इस लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।